इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम सुनिए सब अण भाइयों ने कृष्ण भाई की राम राम। किसान भाइयों, देखियो आज का जो कार्यक्रम है किसान वाणी, और किसान वाणी में हम जो है ना चर्चा लेके आते हैं कई बार प्राकृतिक खेती के ऊपर और इसके साथ साथ भाई मोटे अनाज के ऊपर। तो प्राकृतिक खेती के बारे में आज हम आपको जो है ना सबसे पहले एक बातचीत सुनवाने जा रहे हैं, और एक जो बातचीत है वो है प्राकृतिक खेती पर, और महिला किसान है सुखविंदर कौर, और इनसे बातचीत की है धर्मवीर भाई ने। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं ये बातचीत। आज हम बातचीत कर रहे हैं एक प्रगतिशील किसान सुखविंदर कौर, गांव ब्राह्मण खेड़ी से। किसान बहन, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। बहन जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका ये जो गांव है ये कहाँ पर पड़ता है? ब्राह्मण खेड़ी ये जी कुरुक्षेत्र से 3 किलोमीटर सरारपुर रोड पे पड़ता है जी। जी, तो आप कितने एकड़ की खेती कर रहे हैं? ये जी खेड़ी ब्राह्मण में हमारे 3 एकड़ जमीन है जी, उस पे करते हैं जी। बाकी हमारे ठेके पे दिए हुए हैं। अच्छा, वो दूसरे गांव में है, 12वां गांव है जी। ठीक। तो आप जो खेती करते हैं 3 एकड़ में, हाँ ये जी। किस किस फसल की खेती करते हो आप? मक्की, आलू, मटर, गोभी, मतलब जो ये छोटी फसलें होती जी, यानी सब्जियों की फसलें ज्यादा करते हो आप? हाँ जी, क्योंकि हमने पिछले साल उसमें नींबू लगाए थे, उसके बाद तो हम सब्जियां ही कर रहे हैं उसमें। जी, यानी नींबू का बाग भी लगा रखा है आपने? हाँ जी। बहुत अच्छा। तो ये जो खेती करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आप सब्जियों की खेती करो या ये नींबू की खेती करो? ये हमारे पिछले मतलब मेरे पेरेंट भी जिम्मेदारी है जी, तो वहाँ भी खेती बाड़ी का ही काम है हमारा जी, तो यहाँ ससुराल में भी खेती बाड़ी करते हैं जी। यहाँ थोड़ा बहुत पास पड़ोस के भी करते हैं, सारे ही करते हैं यहाँ खेती बाड़ी, तो इसकी वजह से हम भी सारे ही लगे रहते हैं। पहले हम दोनों दरानी जेठानियां चली जाती थी, अब वो घर रह जाती है, मैं वहाँ चली जाती हूँ खेत में। जी, तो बहन सुखविंदर कौर जी, आप ये बताओ कि आप खेती किस तरीके से करते हैं? यानी आप जैसे जमीन की तैयारी है, खेत की तैयारी है, वो किस ढंग से करते हैं? क्या आप ये जो रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं या आप कोई और ढंग से खेती करते हैं? रासायनिक खाद तो हम कम से कम यूज करते हैं जी, क्योंकि हमारे पास डंगर भी हैं जी, गायें, भैंस, 4-5 पशु हैं, गोबर गैस लगा हुआ है हमारे पास जी। तो जो गोबर गैस का खाद है हमारा, वो केचुओं वाला खाद बना रहा है, बिल्कुल 1-1 एकड़ में 1 साल में डालते रहते हैं जी। इस वजह से हमारी मतलब केचुए पूरे भरपूर हो रहे हैं हमारे खेत में। यानी आप केचुआ खाद का इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी। तो ये केचुआ खाद आप खुद तैयार करते हैं या कहीं से बनी बनाई लेके आते हैं? नहीं, बड़ी बनाई नहीं लाते, हमारे गोबर में जो मतलब जो गोबर गैस का गोबर आता है उसको हम एक साइड कर लेते हैं, उसमें छुट्टी के केचुए बन जाते हैं। अच्छा, उसको कवर कर देते हैं ना, थोड़ा निकाल के पल्ली से कवर कर देते हैं, उसमें केचुए हो जाते हैं पूरे छुट्टी के। केचुओं को फिर वहीं छोड़ देते हैं, खाद को हम खेत में डलवा देते हैं जी। तो केचुआ, जैसे आपने अब एक अच्छी बात बताई आपने कि आप केचुआ खाद भी तैयार कर रहे हो, तो केचुआ खाद तैयार करने के बारे में थोड़ा और खुल के बताना चाहेंगे आप? देखो जी, और तो हमें ज्यादा पता नहीं, इतना ही पता है कि हम अपना जो गोबर घास का खाद निकलता है उसको एक साइड निकलवा लेते हैं जी, उसमें थोड़ा हम ये मतलब बरसीन वगैरह घेर के उसके ऊपर पल्ली डाल देते हैं
जी। 15-20 दिन में वो सारा एक मेल हो जाता है। अच्छा, तो फिर अपनी बारी को केचुए आप कह रहे भाई ये केचुए की खाद आपने जैसे तैयार कर ली, हाँ जी, तो फिर आप उन केचुओं से खाद को अलग कैसे करते हो? बस हम तो उन्हीं सूदा घेर देते हैं जी। अच्छा, फिर अगला जब खाद बनाओगे तो वो उसमें से फिर दोबारा अपने आप ही केचुए आ जाते हैं जी। वो गोबर गैस में मतलब जो साइड में गोबर लगता है तो उसमें छोटे छोटे बीज अपने आप तैयार हो जाता है। बहुत अच्छा, तो फिर अपना साइड में कर देते हैं ऐसे ही जी। मतलब साल में हम 5-4 बार ऐसे कर लेते हैं। हमारे खेतों के लिए 3 एकड़ जमीन है, उसके लिए पूरी छुट्टी की हो जाती है। बहुत अच्छा। तो इसके अलावा बहन सुखविंदर कौर जी ये बताओ कि आप जो ये छिड़काव का काम है, जैसे आपने बताया सब्जियां लगा रखी हैं, तो सब्जियों पे छिड़काव करने के लिए बीमारियों का या कीटों का प्रबंधन करने का, तो उसमें आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं और कैसे आप छिड़काव करते हैं, किस चीज का छिड़काव करते हैं? हम तो जी एक बाल्टी में लस्सी इकट्ठी कर लेते हैं। बहुत अच्छा। उसमें थोड़ा सा गोबर डाल देंगे, थोड़ा गुड़ डाल दिया, थोड़ा ही उसमें बेसन डाल दिया जी, वो लेली सी बन जाएगी जी। उसको एक डब्बे गिलास उसमें बड़ी बाल्टी में डाल लिया और मैं तो जी डब्बे के साथ ऐसे ही छिड़काती हूँ। स्प्रे पंप के साथ तो हम कम ही करते हैं। आज थोड़े में छिड़क दिया, कल दूसरे में, कल तीसरे में, ऐसे करके 8 दिन बाद दोबारा बारी आ जाती है जी। तो ये जानना चाहेंगे बहन सुखविंदर कौर जी कि ये जो आप करते हैं छिड़काव इस तरीके से, तो इससे क्या कुछ बीमारी नियंत्रण होती है या कौन सा कीट के नियंत्रण के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हो? जो ये छोटी छोटी सुंडी आती है वो कम हो जाती है। देखो पूरी तो खत्म होती कोई नहीं जी, जो हम कहीं भी पूरी खत्म होगी, इतनी है कि हमारे लायक सब्जी बच जाती है। जैसे थोड़ी सब्जी बच गई वो बेच दी। अब ज्यादा अगर स्प्रे करेंगे, हम भी खा रहे हैं, हम लोगों को भी खिला रहे हैं, वो जहर ही खिलाएंगे जी। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। हाँ जी, बस इतना है कि हमारे 3 एकड़ में हमारा भी गुजारा हो जाता है, जो हम बेच के आते हैं उनका भी गुजारा हो जाता है। यानी कि एक हिसाब से आप सारी की सारी जो खेती कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हाँ जी, इतना तो है भी, उसमें हम स्प्रे बिल्कुल ना बराबर ही करते हैं जी, यही करते हैं। तो इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे? किसान जो आपकी आवाज सुन रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही है कि जैसे अपने घर में पशु हैं तो पशुओं से सारे ही साधन हो जाते हैं। पशु हैं तो आप दूध बनाओगे, लस्सी बनाओगे तो राख भी घर में आएगी। राख आएगी, उसमें थोड़ा नीम का तेल लगाओ और बिना स्प्रे के ऐसे ही उससे पे छिड़के आओ, उससे आपके सुंडी नहीं लगेगी। ये जो छोटा छोटा लाल सा कीट होता है, क्या कहते हैं उसको, लाल वो भी कमाता है। हाँ जी, वो भी कमाता है उससे। अच्छा, उससे पे गिराए जी। तो ये कैसे तैयार करते हो आपने कहा कि राख और नीम का तेल, तो ये कैसे आप तैयार करते हो मिश्रण? राख के अंदर नीम का तेल, जैसे नीम के पत्ते है वो तेल में पका लिए, पत्ते हटा दिए। अच्छा, तो जो तेल बना है वो एक तसला राख का ले लिया, उसमें मतलब ऐसा है 2-2.5 ढक्कन तेल के डाल दिए, उसको एक मेल कर लिया आग के साथ मिला के जी। फिर उसको उससे पे घेराते हैं, मतलब उसका आप बुरकाव कर देते हैं फसल पे? हाँ जी, जैसे मतलब खाद छिड़कते हैं ऐसे घेराते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये जो तेल होता है, तेल किस चीज का होता है जिसमें आप नीम के पत्ते डालते हो? है जी, सिरसम का जी, सरसों का तेल। अच्छा, तो जैसे खड़ है, खड़ भी रात में भिगो दी जी, खड़ का जो पानी हो जाएगा उसमें थोड़ी लस्सी मिला दी, उनकी जड़ों में गिर आए जी, थोड़ा थोड़ा मतलब और पानी डला के उनकी जड़ में गिर दिया, उससे भी पेड़े में ग्रोथ अच्छी होती है। यानी वो जो पौधे की बढ़वार के लिए आप सरसों की खड़ का और हाँ जी उसको घोल बना करके उसका पौधे की जड़ में डालते हो? हाँ जी, वो जड़ में डालते हैं जी। बहुत अच्छा। अभी आपने खेत में कौन सी फसल लगा रखी है? मटर है जी, हमारे पास लगाई हुई है। मटर है, टमाटर है। अच्छा, तो अभी उनकी दोनों की तुड़ाई का काम चल रहा होगा? नहीं जी, मटर तो अभी छोटा ही है पौधा, क्योंकि बारिश की वजह से लेट हो गई। अच्छा, तो बहन सुखविंदर कौर जी, आप खेती का काम और अच्छे तरीके से करो और आप तरक्की करो और मुनाफा कमाओ, और ये जो प्राकृतिक खेती आप कर रहे हैं इसमें हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हमारे से बातचीत की और ये जानकारी दी, इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद जी, आपने हमारा नाम जोड़ा। तो भाई सुन रहे थे एक बातचीत प्राकृतिक खेती पर, और बातचीत जो है ना हमने करी थी सुखविंदर कौर से। और अब ले लेते हैं थोड़ा मौसम की जानकारी। मौसम विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान
24.3 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 96 और 40% रही। हवा की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों, 20 नवंबर तक मौसम परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने का अनुमान है। तापमान में गिरावट आने, वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने के साथ बीच बीच में कहीं कहीं पर आंशिक बादलवाई रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे कि किसान भाइयों, पूर्वानुमान है कि मौसम खुश्क रह सकता है, तो आप अपनी फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई व छिड़काव कर सकते हैं। धन्यवाद। और ये तो जानकारी दी भाइयों को मौसम से संबंधित। और अब जो है ना कार्यक्रम जो है ना कल जो प्रसारित होंगे उसकी जानकारी भी भाइयों को दे दे लगे हाथ। कल हमारा चर्चा का विषय रहेगा ग्रीन हाउस का सब्जी उत्पादन में क्या महत्व है। आज की नसीहत में हम बात करेंगे रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के बारे में, और इसके साथ साथ जानकारी साझा करेंगे IYOM 2023 में बाजरा की भूमिका और उसके महत्व पर। तो भाइयों देखियो, अब कराएंगे भैया का मनोरंजन। तो आओ सुनते हैं ये लोकगीत। मेरा
मेरा के तोलेगा तोलन ने सोना ल्याई, मेरा के तोलेगा तोलन ने सोना ल्याई। ओहो 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 ओहो। सारी उम्र अब छुट न सकूंगी इसी हथकड़ी लाई, सारी उम्र अब छुट न सकूंगी इसी हथकड़ी लाई। बांधूंगा छेला बोलिया कित फिर ये ना इतराई, मेरा के बांधेगा बांधन ने जुलियाई, मेरा के बांधेगा बांधन ने जुलियाई। सारे काम में रुका पड़ गया जुग में ब्याली आई। ओहो 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 ओहो। और भाइयों, इस लोकगीत के बाद जो है ना एक चर्चा करेंगे कि जो आजकल जैसे कि मौसम चल रहा है सर्दी का, और इस ऐसे मौसम में भाई छोटे जो कटलू बछड़ू हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी भाइयों के साथ साझा करेंगे। तो जो छोटे कटलू बछड़ू हैं भाई, देखियो पशुपालन में अच्छी नस्ल के चुनाव के साथ साथ भाई जो पशु हैं हमारे, उनके जो छोटे कटलू बछड़ू हैं उनका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सही मायने में बच्चों की देखरेख और उसके जन्म से पहले ही जो है ना मादा के गर्भ तक शुरू हो जाए भाई, तो स्त्रियां जो है ना आपने कुछ जो है ना बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। एक तो पशु ब्याते समय भाई जब नवजात पशु के नाक या मुंह तय भाई सलाइवा को साफ कर दें, जिससे वह सामान्य रूप से भाई सांस ले सके। और बच्चा सामान्य रूप से सांस न ले रहा हो तो भाई पिछले घुटने पकड़ के उसके उल्टा उसने लटका दो, और इसके बाद भाई जो है ना अपने आप जो बलगम है या सलाइवा है वो बाहर निकल जाएगा। या भाई फिर नाक में घास की पत्ती इस तरह डाल दे तो पशु छींकेगा तो भी भाई वो खुल जाएगा नाक उसका। बच्चा पैदा होते भाई उसकी नाभि को जो है ना 2 इंच साफ ब्लेड तक काट देना चाहिए, और स्वच्छ धागे से बांध कर भाई उस पर डिटोल लगा दो या भाई कोई आयोडीन लगा दें, जिस तरह किसी तरह की बीमारी उसको ना लगे। और इसी तरह भाई जो नवजात पशु को जन्म के तुरंत बाद भाई खीस पिलानी चाहिए, और नवजात बच्चा यदि भाई अपने आप खड़ा नहीं होता हो तो उसको सहारा देकर भाई खड़ा करना चाहिए, और माँ के थनों के पास ले जाकर भाई खीस को 2-4 धार उसके मुंह में जरूर दें, जिससे कि उसे जो खीस का स्वाद है वो मिले और अपने आप माँ के थनों में भाई खीस पीने वो शुरू कर दे। खीस पिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खीस में भाई गामा ग्लाइकोबिन हुआ है, और जो पशु बच्चों को कई तरह की बीमारियों से भाई सुरक्षा प्रदान करा है। और इसी तरह खीस जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा नहीं पिलानी चाहिए, क्योंकि खीस दिन में 2 बार या उसके भाई वजन के 10वें भार के बराबर उसको पिलानी चाहिए। अगर किसी कारणवश माँ का जो है ना दूध नहीं दे रही है या मर जाए किसी कारणवश भाई, इस अवस्था में नवजात पशु को 1 पाव दूध, 1 ग्राम खनिज मिश्रण, 2 कच्चे अंडे, थोड़े से विटामिन का घोल बनाकर भाई उसको आपने पिलाना है। तो इस तरह भाई जब बच्चा 10 दिन का हो जाए तो उसे 1 बार पेट के कीड़ों की दवाई जरूर पिलानी चाहिए, क्योंकि कीड़ों के कारण ही भाई गाय या फिर भैंस है, इसके अधिकतर बच्चे भाई 1 महीने की उम्र में ही वो मर जाए। तो सींग रोधक भाई बहुत कम आयु में बटन के आकार के कालिक हुआ है, जो उम्र की बढ़ोतरी के साथ सींग बनती है। पशुओं में जो है ना सींग होने का कोई लाभ नहीं है, तो इस करके भाई बच्चे को 4 से 10 दिन की आयु में सींगहीन कर देना चाहिए। तो भाई इस तरह आपने जो है ना जो छोटे कट्टू बछड़ू हैं उनकी देख रेख भी आपने करनी है। और भाई आजकल जाड़े का मौसम है, उनको अंदर ही रखेंगे तो ज़्यादा बचाव रहेगा। ये तो चर्चा करी हमने कि छोटे कट्टू बछड़ू की देखभाल किस तरह करनी है। और लगे तो भाई एक जानकारी है वो भी आपके साथ साझा करेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है और वर्ष 2022 में प्रमुख कृषि खाद्यान्न कंपनियों के साथ भाई खाद्य प्रसंस्करण पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में भाई केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर बनने और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भाई मंत्रालय पूरी क्षमता से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निर्बाध विकास को भाई बढ़ावा देने के मार्ग का अनुसरण करने लग रहा है। और उत्पादन तय जुड़ी भाई प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना, इसका भाई औपचारिकरण, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जैसे कई कदम उठाए गए हैं ताकि भाई कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध के साथ
आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए भाई विनिर्माण और निर्यात में वृद्धि हो सके, और इसके साथ साथ अनौपचारिक क्षेत्र में भी भाई छोटी और सूक्ष्म इकाइयों को भाई उन्नत किया जा सके, जिस तरह रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे और उनके साथ ही किसानों की आय में भी भाई बढ़ोतरी होगी। खाद्य और संबंध उद्योग अपने विभिन्न खंडों, जिस तरह के बाजरा है, पोषक अनाजों, ये भारत के भाई सुपर फूड हैं, खाने पकाने के लिए तैयार, प्रशीतित यानी कि भाई ठंडे खाद्य पदार्थों आदि के साथ अवसरों के नए युग का साक्षी रहा है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है। तदनुसार ही भाई संबंधित मंत्रालयों विभागों द्वारा जागरूकता पैदा करने खातिर या भाई वैश्विक रूप से जलवायु अनुकूल पौष्टिक बाजरे के उत्पादन में या भाई उसकी उत्पादकता में सुधार की दिशा में काम करने खातिर सारे के सारे जितने भी हितधारक हैं उनको प्रेरित करने खातिर कार्यक्रमों और पहलों की एक श्रृंखला भाई आयोजित की जा रही है। तो भाई इस तरह जो है ना ये चर्चा करी हमने, और इसके साथ साथ एक बात और करेंगे हम, लगे हाथ भाई चर्चा रहेगी हमारी बेर के बागों की देखभाल किस तरह करनी है। यानी कि देखा है कि भाई जो बेर के बाग हैं आजकल देखो बेरा पर बूर भी आ रहा है, धीरे धीरे करके भाई बेर लगने शुरू हो जाएंगे, तो उनके बागों की भी थोड़ी सी देखभाल करनी बहुत ज़रूरी है। हरियाणा की जो जलवायु है इसके अनुसार भाई बेर बहुत ही उपयुक्त फल वृक्ष है, जिसकी खेती भाई इसकी बढ़ोतरी खातर यानी कि इस क्षेत्र में बेर के उत्पादन में भाई काफ़ी संभावनाएं बढ़नी है। जिन किसान भाइयों ने बेर के बाग लगा रखे हैं, एक तो उनकी अच्छी और अधिकतम उपज जो है ना लेने खातर बेर के जो प्रमुख रोग हैं उनकी पहचान करना भी बड़ा ज़रूरी है। इसके आक्रमण से भाई कई बार जो है ना फसल पर लक्षण और रोकथाम की जानकारी भी होना बड़ा ज़रूरी है। बेर के में कौन कौन से रोग लग जाए हैं भाई, किस तरह उसके लक्षण हैं और किस तरह हमने नियंत्रण करना है। इसमें जो रोग आवा खास करके यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू रोग है, इस रोग तक भाई फल पर सफ़ेद सा भाई पाउडर जम जाए है, फलों का आकार छोटा रह जाए, फलों की जो सतह है वो भाई खुरदरी हो जाए और पैदावार में भी भारी कमी हो जाएगी। तो देखो भाई अगर आपने इस रोग का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो भाई आपका जो बेर का उत्पादन है वो कम हो जाएगा, तो आपकी आमदनी कम होएगी। इसका भी आपने ध्यान रखना है। और भाई ध्यान क्यों करके तो यह आपने नियंत्रण भी करना पड़ेगा। बीमारी कौन सी है, तो भाई जो पाउडरी मिल्ड्यू है इसके लिए आपने क्या करना है कि भाई 0.1% कैरोथेन के यानी कि 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी घोल का पहला छिड़काव फूल निकलने ठीक पहले, और भाई दूसरा जब फल मटर के दाने के बराबर हो तब आपने इस पर स्प्रे करना है। और इसके बाद भाई 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव और करें। सफल नियंत्रण के लिए भाई सभी फलों का फफूंदनाशक घोल तय भाई तर हो जाना जरूरी है। यदि भाई कैराथेन उपलब्ध न हो तो भाई 0.2% यानी कि 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल सल्फेक्स का छिड़काव कर दें। अगर भाई आपने कैराथेन ना मिला उसके स्थान पर भाई इस दवाई का भी आप प्रयोग कर सको हो। दूसरा रोग आ जाए इसमें काजली रोग। इस रोग में भाई पत्तियां पीली होकर जल्दी गिर जाएंगी। काले रंग का चूर्ण पत्तियों के निचले भाग पर भाई कई बार देखने में आवा है। और काजली रोग का भाई नियंत्रण भी अपना करना जरूरी है, इस खातर भी दवाई है। तो भाई इसकी रोकथाम के लिए 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी यानी कि 1 लीटर पानी लो, 3 ग्राम उसमें दवाई मिलाओ। इसका घोल बनाकर फिर आपने इसके भाई जो भी हमारे बाग हैं उनके ऊपर अपना छिड़काव करना है, पंप की सहायता से करें। एक रोग हो रहा है इसमें आने वाला, वो है अल्टरनेरिया यानी कि जिसने आप झुलसा रोग भी कहते हैं। जनवरी माह में पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देंगे भाई, और बाद में जो पत्तियां हैं वो झुलस जाएंगी। इस तरह इसका नाम दर दिया झुलसा रोग, यानी कि पत्तियां नयू झुलस दे है। और भाई इसकी भी दवाई है, वो दवाई लेनी है अपने इसकी रोकथाम खातर मैंकोजेब या भाई फिर डाइथेन M45 के जो है ना 0.2% घोल यानी कि 2 ग्राम प्रति लीटर, 2 ग्राम दवाई में लेनी है आपने, 1 लीटर पानी लेना है, इसका छिड़काव करना है। और दूसरा छिड़काव भाई 15 दिन के अंतराल पर आपने करना है। तो इस तरह भाई तर करना अपने पौधे को
तो आपका जो है ना ये जो फल है, जो बीमारी है, वो दूर होने की पूरी संभावना रहेगी। एक रोग हो रहा है इसमें सर्कोस्पोरा यानी कि लीफ स्पॉट। पत्तों के ऊपर भाई छोटे छोटे गोल आकार के धब्बे जो भीतर से भूरे और किनारे पर भाई गहरे लाल रंग के होंगे, इस तरह के बन जाएंगे। और रोग के अधिक प्रकोप में भाई पत्तियां सूख कर वो गिर जाएंगी। रोकथाम भी आपने करनी है। मैकोनजेब दवाई लेनी है आपने, वह लेनी है आपने 0.2% घोल का, यानी कि 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी। छिड़काव रोग के लक्षण जब दिखाई दें आपने छिड़काव करना है। तो 15 दिन के अंतर पर 2 बार आपने छिड़काव करना है। अगली बीमारी आ जाए है बेर के बाग में, वो है रतुआ या भाई लीफ रस्ट। इस तरह भाई पत्तियों की जो निचली सतह है उस पर नारंगी या भाई भूरे रंग के छोटे छोटे से कील बन जाएंगे, वो दिखाई देंगे। तो रोग से प्रभावित पत्तों का जो रंग है भाई भूरा हो जाएगा या गहरा भूरा हो जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना है। नियंत्रण भी करना आपने। सर्कोस्पोरा जो लीफ स्पॉट के लिए बताई गई जो फफूंदनाशक से भाई आपने छिड़काव करना है। एक है इसमें फल गलन। फल के निचले वाले जो हिस्से में जो हल्के भूरे रंग के धब्बे बनेंगे, धब्बों के ऊपर भाई छोटे छोटे काले दाने दिखाई देंगे। और रोकथाम खातर आपने क्या करना है, एक तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 के जो है ना 0.2% घोल का 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में भाई मिलाकर आपने छिड़काव करना है। तो इस तरह भाई जो थोड़ी बहुत ही जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी, तो इस तरह आप करोगे तो आपके जो बेर के बाग हैं उनकी देखभाल हो सकेगी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ ही कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर समाप्त होता है। कृष्ण भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।